अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी चोर का 15वां और आखिरी हिस्सा। मेरा दिमाग सुन हो रहा था, सोचने की तमाम सलाहियत खत्म हो चुकी थी। मैं अपने आप को लान तान करने लगा कि मैं चोरी क्यों नहीं छोड़ देता और आज इस वारदात के लिए क्यों यहाँ आया। मैं जिस जगह वारदात करने पहुंचा था वो मुझसे भी बड़े कोई डकैत थे और उनके 2 आदमी मेरे पीछे लग गए थे और मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे करीब तक पहुंच गए थे। वो जल्लाद मुझे ढूंढता हुआ पिस्तौल हाथ में लिए मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ा था। मैं जरा सी हरकत करता तो मुझे गोली मार देता और फिर उसी मोड़ पर रोशनी देखकर मैं चौंक गया। वो किसी गाड़ी की हेडलाइट्स थी। खामोश फिजा में गाड़ी के इंजन की आवाज आई और फिर 1 मिनट बाद एक सफेद कार उस दरख्त के करीब पहुंच गई। कार का दरवाजा खुला और वही आदमी नीचे उतरा जो उस आदमी का साथी था। एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठा था। वो कार की खिड़की से गर्दन निकाल कर कहने लगा, शीदे क्या तुम समझते हो कि वो यहाँ किसी का इंतजार कर रहा होगा? चलो गाड़ी में बैठो। वो झील की तरफ गया होगा। अगर वो झील पार कर गया तो बास हमारी हड्डियां चबा डालेगा। दारा और शीदा दोनों कार में बैठ गए और मुझे ढूंढते हुए कार एक झटके से वहां से चली गई। कार मुड़ी और मुड़ते हुए उसके हेडलाइट्स की रोशनी एक लम्हा को बाढ़ पर पड़ी जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। तेज रोशनी में उस बाढ़ और दरख्तों के पीछे भी देखा जा सकता था। मैं बेहिस्सो हरकत था। रोशनी बाढ़ पर से होती हुई आगे निकल गई और कार बंदूक की गोली से निकली हुई रफ्तार जैसे वहां से चली गई। वो कार अगले मोड़ पर दाएं तरफ मुड़ गई। मेरे ख्याल में अब खतरा टल चुका था। मैं लान से निकलकर आगे दौड़ने लगा, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका। मेरे एक बार फिर मुझे बाढ़ के करीब पनाह लेनी पड़ी। सामने वाली रो के एक बंगला से अचानक ही किसी औरत के चीखने की आवाज आई। मैं बाढ़ के पीछे सीने के बल लेट गया और सड़क के दूसरी जानिब देखने लगा। औरत के चीखने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। औरत की आवाज इस कदर नुमाइयां थी कि रात के सन्नाटे में दूर तक सुनी गई। आसपास के लोग भी शायद उठ बैठे हों, मगर मुझे बड़ी हैरत हो गई। किसी बंगले में से किसी इंसान ने झांक कर नहीं देखा। अलबत्ता कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो किस बंगले से आवाज आई थी। शायद उस बंगले में कोई डाकू घुस गए थे, मगर आधे घंटे से तो मैं यहाँ मौजूद था। अगर उस बंगले में कोई दाखिल होता तो मेरे सामने। मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा, मगर चीख की आवाज बड़ी खौफनाक थी। 5 मिनट गुजर गए और फिर सड़क के उस पार एक बंगले का गेट बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुलते देखकर मैं चौंक गया। अंधेरे के बावजूद मुझे एक साया हरकत करता नजर आया। एक आदमी की परछाई और चंद सेकंड के बाद सुर्ख रंग की एक कार बाहर निकली। उसके इंजन की आवाज हल्की थी। दूसरे आदमी ने गेट बंद किया और दौड़कर कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। कार एकदम से मेरे आगे से गुजर गई। कार में 2 ही अफराद थे और जो दूसरा आदमी बैठा था वो यकीनन एक औरत थी जो स्टीयरिंग पर थी। कार जब मेरे सामने से गुजरी तो स्टीयरिंग लैंप की रोशनी में उस औरत का चेहरा नजर आया, मगर उसका चेहरा मेरे जहन पर नक्श हो गया। मैं दूसरी बार उसे देखकर पहचान सकता था। बंगले के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज आई थी। मेरे जहन में शकूक शुबात सर उठाने लगे। गेट बंद नहीं था बल्कि गेट खुला था। मैं गौर से गेट की तरफ देखने लगा और फिर मेरे जहन में एक मंसूबा आया। क्यों ना मुझे उस बंगले में दाखिल होकर देखना चाहिए। हो सकता है कोई माल मेरे हाथ लग जाए। मैं आहिस्ता से उठा और फिर उस गेट की तरफ बढ़ने लगा। यह बंगला गालिबन 2000 गज पर मुश्तमिल था। उस गेट के दोनों तरफ बड़े बड़े लॉन थे। गेट के दोनों बत्तियां बंद थीं और सामने बरामदा भी था। पोर्च में एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी। पहले मैंने इस बंगले से किसी औरत के चीखों की आवाज सुनी, फिर एक मर्द और एक औरत को गाड़ी में यहां से निकलकर फरार होते देखा। गेट भी उन्होंने बंद नहीं किया। मेरे सामने उस बंगले के 2 कमरे थे, एक बाएं तरफ और एक दाएं। दोनों कमरों की खिड़कियां तारीक थीं। कहीं किसी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं अगरचे खुद मौत के फरिश्तों से बचते हुए इधर निकला था, मगर बहरहाल मैं ये राज जानना चाहता था। मैं चंद लम्हे वहीं गेट के पास खड़ा रहा, फिर अंदर बढ़ गया। मैं बहुत मोहतात अंदाज में आगे जा रहा था, फिर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर की तरफ फ्लाई प्रूफ जालीदार दरवाजा था। वो हाथ रखते ही आवाज पैदा किए बगैर खुल गया। लकड़ी का दरवाजा था। मैंने हैंडल पर हाथ रखा तो वो भी किसी दुश्वारी के बगैर खुल गया। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। हल्के से दबाव से दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था। मैंने गर्दन झांक कर देखा। राहदारी में किसी जगह से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। मैंने अपना लिबास में छुपा खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया और दबे कदमों आगे बढ़ने लगा।
सोफों के दरमियान कालीन पर से गुजरते हुए किसी चीज से ठोकर लगी और लड़खड़ा गया। संभल कर नीचे देखा तो मुझे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। वो कोई इंसानी जिस्म था जो कालीन पर पड़ा था। राहदारी से इस तरफ आने वाली रोशनी बहुत मध्यम थी। वो आदमी कालीन पर औंधा लेटा हुआ था। मैं झुककर उसे टिटोलने लगा। वो या तो बेहोश था या खत्म हो चुका था। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। अब ये अंदेशा था कि कहीं मैं मुसीबत में ना फंस जाऊं। मैंने उसके जिस्म पर हाथ फेर कर देखा। वो सूबा सरहद या शुमाली इलाकों का रहने वाला था, शायद कोई पठान था, इस बंगले का चौकीदार। मैंने उसे सीधा कर दिया और उसके सीने पर हाथ रखकर दिल की धड़कन तलाश करने लगा, मगर वो तो मर चुका था। उसके गले में एक कपड़ा पड़ा हुआ देखकर मैं समझ गया कि उसे किसी ने गला घोंट कर मारा था। मैं कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर दाएं तरफ की राहदारी में घुस गया। सामने कमरे थे, वो भी खाली थे। फिर मैंने बाएं तरफ देखा, एक बेडरूम था। इसमें किसी किस्म की अफरा तफरी नजर नहीं आ रही थी। अभी तक बंगले में मुझे सिर्फ उस चौकीदार की लाश के सिवा कुछ नहीं मिला था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। मेरी नजरें कालीन पर गिरे हुए कपड़ों पर जम गईं। वो जनाना कपड़े थे। अलमारी में खुले हुए खाने में कपड़े जनाना ही भरे हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बेडरूम किसी औरत का था। मैंने आगे बढ़कर अलमारी के बंद दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसमें चाबी लगी थी, जिसे चुटकी में पकड़कर मैंने घुमाया और हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजे को आहिस्ती से अपनी तरफ खींचा। एक लम्हे को यूं लगा जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को धक्का दिया हो। दरवाजा पूरी तरह खुला और अलमारी के अंदर खड़ी हुई एक औरत मेरे ऊपर गिर गई। अगर मैं उस औरत को और अपने आप को ना संभाल लेता तो यकीनन उसके साथ नीचे गिर जाता। मैं बुरी तरह बदहवास हो गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं अपने आप को संभाल लिया था। मैंने औरत को अपनी बाहों में लपेट लिया और फिर होश संभालते ही मुझे अपने सीने में सांस रुकता महसूस हुआ। वो औरत जिंदा नहीं थी, बल्कि वो एक लाश थी। अलमारी का दरवाजा खोलते ही जब वो मेरे ऊपर गिरी तो मैं यही समझा कि वो जिंदा थी, मगर वो तो मर चुकी थी। उसका सर मेरे बाएं कंधे से टकराया। बाजू पहलू में लटके थे। मैं एकदम लड़खड़ा गया। जब मुझे एहसास हुआ कि वो जिंदा नहीं बल्कि लाश है तो मैं फिर घबरा गया। मेरा सांस बुरी तरह बेकाबू हो रहा था। एक अनजाने खौफ की लहर मेरे जिस्म में फैलती जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उस लाश को अपने से हटाया और उसको नीचे गिरा दिया। लाश आधी बेड पर और आधी नीचे लटक रही थी। मैंने उसे टांगों से पकड़कर बिस्तर पर सीधा लिटाया। मैं बुज़दिल नहीं था, लेकिन इस सूरत हाल ने मुझे बौखला दिया। मैं मौत के फरिश्तों से बचने के लिए भाग रहा था, मगर यहाँ तो एक और ही सूरत हाल मेरी मुंतज़िर थी। हाल में चौकीदार की लाश और फिर यहाँ औरत की। उस औरत की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं थी। कद 5.5 फुट से कुछ कम था। जिस्म गुदाज और चेहरे के नकूश दिलकश थे, मगर मौत ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था। चौकीदार की तरह गालिबन इसका भी गला घोंटा गया था। यह अजीब राज था। शायद वो डकैत यहाँ पर वारदात करने आए और फिर दोनों को मारकर चले गए, मगर ये दुश्मनी थी, वारदात थी या क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। गला घोंटे जाने के बायस चेहरे के नक्श बिगड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो बेहद हसीन औरत थी। कमरे की और लाश की सूरत हाल देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ अच्छा खासा हंगामा हुआ था। उस औरत ने अपने आप को बचाने के लिए पूरी मज़ाहमत की होगी। जैसे साड़ी उसके जिस्म से अलग हो गई, ब्लाउज फट गया और सीने और गर्दन पर चंद खराशें आईं। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, मगर साड़ी नजर नहीं आई। हो सकता है दींगा मुश्ती में कहीं अलग हो गई हो। चीखों की आवाज यकीनन इसी औरत की थी, जो अब लाश की शक्ल में मेरे सामने पड़ी थी। मैं एक बार फिर लाश का जायजा लेने लगा। उसका एक बाजू लटक रहा था। मैंने उस बाजू को पकड़कर सीधा किया। सोने का लॉकेट उसके सीने पर दाएं तरफ लटका था। मैंने गैर इरादी तौर पर लॉकेट को चुटकी में पकड़ा और उलट पलट कर देखने लगा। दिल की शक्ल का वो लॉकेट दोहरा था। लॉकेट देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह डकैती की वारदात नहीं थी, बल्कि कोई आपसी दुश्मनी थी। मैं झुककर ड्रेसिंग टेबल की दूसरी दराजें देखने लगा। कोई भी दराज को ताला नहीं लगा था। एक दराज में कुछ जेवरात थे। सबसे बड़ी दराज में ज्वेलरी बॉक्स था, इसमें भी कीमती गहने थे। मैंने तमाम दराजें बंद कर दी। अब ये बात तय हो चुकी थी कि ये डकैती की वारदात नहीं थी, करोड़ों की मालियत के जेवरात थे। मेरे भी दिल में लालच पैदा हुआ और मैंने जेवरात अपने बैग में डाल लिए। इस बात का मुझे अंदाजा हो चुका था कि जिस औरत की वो लाश थी इस कोठी में अकेली रहती थी और खासी मालदार थी। उसे दौलत के लिए कत्ल नहीं किया गया था। कत्ल का मकसद कुछ और था।
कत्ल करने वाले ने उसे कत्ल करके यहाँ से भागने में अपनी जान बचाई। मैंने वो बैग उतार लिया और फिर उसमें दराजों में भरे हुए जेवरात निकाल कर बैग में डालने लगा। दूसरे दराजों में अंगूठियां और कुछ नकदी थी। मैंने सब कुछ अपने बैग में डाला। अब मेरा काम खत्म हो चुका था। मुझे इतनी ढेरों दौलत मिल चुकी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे दिल में कोई खौफ जो पहले था अब खत्म हो चुका था। उस औरत को मैंने नहीं मारा था, इसलिए मेरा दिल मुतमईन था। मैंने तो बस मौके की मुनासिबत से फायदा उठाया था। फिर मैं आहिस्ता से चलता हुआ उस कोठी से बाहर आ गया। अब मेरा यहाँ रुकना खतरनाक था। मैं उसके बाद अपने वापसी के लिए अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। मैं पहले ही उन लोगों से बचने के लिए बहुत दौड़ चुका था, मगर आज की रात मुझ पर बहुत भारी थी। मैं न जाने उनसे बचने के लिए किस सिमत निकल आया था। फिर दौड़ते दौड़ते मुझे बिल आखिर रास्ता मिल ही गया और मैं अपने घर की तरफ आने लगा। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैं वापस अपने घर के पास पहुंचा। नवाब साहब के घर को मैं बाहर से ताला लगा कर गया था। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सुबह की अजान होने में कुछ देर बाकी थी। नवाब साहब भी गहरी नींद सो रहे थे और अभी अतिया भी नहीं उठी थी। मैंने फौरन अपने बैग को मखसूस जगह पर रखा जहां पर मेरा सामान पड़ा था। मुझे पता था कि मेरे बैग को कोई नहीं छेड़ेगा। और फिर मैं कपड़े तब्दील करके आराम से अपनी चारपाई पर लेटकर सो गया। सारी रात के वाकयात मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। आज की रात मेरी जिंदगी पर सबसे भारी रात थी, मगर आज मुझे इतना कुछ मिल चुका था कि शायद मुझे अब चोरी करने की जरूरत ही न पेश आए। फिर मैं गहरी नींद न जाने किस वक्त सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जिस वक्त उठा तो घर में रोने की आवाज आ रही थी। अतिया धाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं एकदम से घबरा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उठकर देखा तो अतिया नवाब साहब की चारपाई के पास बैठी जारो जार रो रही थी। मैं फौरन उसके करीब पहुंचा और मैंने कहा, अतिया क्या हुआ? उसने नवाब साहब की तरफ इशारा किया। मैंने देखा नवाब साहब अकड़े हुए लेटे थे। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने फौरन आगे बढ़कर उनके माथे पर हाथ रखा और उनकी नब्ज देखी। उनकी नब्ज बिल्कुल रुक चुकी थी। खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने फौरन कहा, अतिया तुम फिक्र मत करो, मैं अभी किसी हकीम डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं फौरन बाहर की तरफ गया और फिर थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर साहब जो बड़ी मुश्किल से मेरे साथ आने पर राजी हुए, उनको लेकर आया। उन्होंने नवाब साहब को देखा और फिर कहने लगे, नवाब साहब तो रात किस वक्त के मर चुके हैं। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर आसमान आ गिरा हो। ये कैसे हो गया? ये क्यों हुआ? मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने किस तरह डॉक्टर साहब को रुखसत किया मैं नहीं जानता। और फिर मैं धड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज एक बार फिर मेरा बाप मर गया हो। आज की रात मुझ पर बहुत भारी थी। काश मैं उस रात चोरी करने के लिए ना निकलता, नवाब साहब के साथ रहता। न जाने रात उन पर क्या बीती। अतिया तो दूसरे कमरे में थी। मैं तो नवाब साहब के साथ सोता ही इसीलिए था। उन्होंने मुझे घर में रखा ही इसलिए था। वो मुझ पर बहुत एतमाद करते थे। उन्होंने मुझे अपना बेटा समझा, मगर मैं वक्त पर उनके काम ना आ सका। न जाने उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि रात को नवाब साहब को शदीद दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ और उनकी मौत हो गई। अतिया की चीखें आसमान फाड़ रही थी और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज नवाब साहब हमसे रुखसत हो गए। अतिया इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। नवाब साहब की तदफीन हुई। मनो मिट्टी के नीचे उन्हें दफन कर दिया गया, आंसुओं और आहों के साथ। अतिया बेचारी तो गम के मारे बार बार बेहोश हो रही थी। मैं उसे कैसे संभाल रहा था मैं ही जानता था। और फिर एक हफ्ता इसी गम में गुजर गया। अतिया की बहुत बुरी हालत थी। उसे इस वक्त मेरे सहारे की जरूरत थी, मगर मैं किस हैसियत से उसके घर रह सकता था। रिश्तेदार वगैरह आकर अपना अपना हक जताने लगे, मगर अतिया ने साफ कह दिया कि वो किसी के साथ रहना नहीं चाहती। सब अपने अपने घरों को चले जाएं। वो किसी के साथ अपना रिश्ता निभाना नहीं चाहती। वो सब जानती है कि वो सब लालची और हवस परस्त लोग हैं। लिहाजा सब उनके रिश्तेदार मुंह लटकाकर बातें करते हुए वहां से चले गए। अतिया घर में अकेली थी। मैं दिन के वक्त उसके पास चला जाता, मगर रात को वो बेचारी अकेली होती। उसके मोहल्ले वालों ने मुझे कहना शुरू किया, मियाँ नवाब साहब तुम पर बहुत एतमाद करते थे, तुम्हारा एहसान होगा कि तुम अतिया से निकाह कर लो। देखो मियाँ, ये नेकी भी है किसी यतीम बच्ची को सहारा देना, और वैसे भी वो बच्ची साहिब हैसियत है। मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी हैसियत से कोई गर्ज नहीं, मगर नवाब साहब तुम पर बहुत एतमाद करते थे। अब वो बच्ची इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। और फिर मंडी के लोगों ने भी मुझे समझाना शुरू किया। और फिर एक शाम मेरा और अतिया का निकाह हो गया। वो मेरी बीवी बन गई और मैं उसके साथ रहने लगा।
मैं उसकी दिलजोई करने में लगा रहता। मुझे आज भी बहुत अफसोस होता है कि काश उस रात मैं चोरी के लिए ना निकलता तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। नवाब साहब की मौत कुदरती थी, उसको मैं रोक नहीं सकता था, मगर उस वक्त मैं वहां से क्यों गया? अतिया को ये बात आज तक मालूम नहीं कि मैं उस रात नवाब साहब के साथ नहीं था, बल्कि चोरी करने निकला हुआ था। वो जिस वक्त सुबह उठी उसी वक्त उसे उनकी मौत का पता चला था। नवाब साहब को जिस वक्त शदीद दिल का दौरा पड़ा तो उन बेचारों की आवाज ही ना निकल सकी और वो मौत के मुंह में चले गए। ये राज अतिया को आज तक मालूम नहीं। अगर ये राज उसे मालूम हो जाए तो शायद मैं अपनी निगाहों में ही गिर जाऊं। उसे आज तक मालूम नहीं कि मैं क्या करता था। मैं एक चोर था, मैंने उसे आज तक नहीं बताया। वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। उस रात मैं करोड़पति भी बना और उसी रात मैं लुट भी गया, क्योंकि नवाब साहब की मौत का मुझे आज तक बेहद दुख है। उसके बाद मैंने चोरी चकारी छोड़ दी। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दौलत दी कि मुझसे संभाले नहीं संभलती थी। अतिया के पास जो कुछ था वो हमारी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत था, लेकिन उसके अलावा मेरे पास भी बहुत कुछ था। अतिया को जब मैंने अपनी दौलत दिखाई तो वो हैरानी से मुझसे पूछने लगी, आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? मैंने उसे बताया मेरे खानदानी जमीन थी जिसे बेचकर मेरे पास इतनी दौलत आई। मैं उसे हकीकत हरगिज नहीं बताना चाहता और ना ही बता सकता हूँ। बहरहाल अतिया के पास जो कुछ है वो सब कुछ उसने मेरे हवाले कर दिया है। वो बहुत खुश है। हमारे 2 बच्चे हैं और उसके बाद से मेरी जिंदगी अपनी डगर पर चल पड़ी है। आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। मेरे कई मुलाजमीन काम करते हैं। अतिया मेरे साथ बेइंतहा खुश है और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मगर आज भी कभी कभी मुझे वो रात याद आती है तो मैं बहुत अफसुर्दा हो जाता हूँ। ये वही रात थी जिस रात मैं करोड़पति भी बना और उसी रात मैं लुट भी गया। मैं आज भी अपने आप को अतिया का मुजरिम समझता हूँ। काश उस रात मैं चोरी के लिए ना निकलता, लेकिन इस वाक़े ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी और मैंने हमेशा चोरी चकारी से तौबा कर ली। उस औरत का राज मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका कि उसे कत्ल क्यों किया गया, लेकिन बहरहाल ये बात तय थी कि वहां डकैती की वारदात नहीं हुई थी। कोई इंसान माँ के पेट से मुजरिम नहीं बनता। हालात और वाक़यात और उसकी हवस, लालच और उसकी ख्वाहिशात, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात उसको बुरे रास्ते पर ले चलती हैं। आप सब दोस्तों से दुआ है कि मेरे हक में दुआ कीजिए। जो गुनाह मैंने किए अल्लाह ताला मुझे उस पर माफ़ करे। मेरे पास जितनी दौलत इकट्ठी हुई है मैं उसमें से बहुत ज़्यादा सदका खैरात करता हूँ और गरीबों की मदद करता रहता हूँ। इस बात की मैं तशहीर नहीं करता, सिर्फ अपने गुनाहों पर नादिम होकर मैं यह सब कुछ करता हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत मुतमईन है, मगर फिर भी कभी कभी मुझे वो रात याद आती है तो दिल अफसुर्दा हो जाता है और बाज़ औक़ात मेरी ज़िंदगी में गुजरे तमाम वाक़यात किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगते हैं और फिर मैं मस्जिद की तरफ रवाना हो जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और दिल में सुकून लाने के लिए अल्लाह ताला को याद करता हूँ। मेरे हक में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबको नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।